नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं तो कल हम सात संदेश भारत के एक स्टूडियो में ऐसी डिबेट रख रहे हैं जो बादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए होगी और यहाँ क्षेत्र की तमाम उसमें समस्याओं को और मुद्दों को रखा जाएगा और विशेषकर चुनावी परिप्रेक्ष्य में ये डिबेट दोस्तों रखी गई है, जिसमें कांग्रेस, भाजपा और माकपा के प्रतिनिधियों को हमने बुलाया है। तो इस डिबेट को आप कल दोपहर को 1 बजे ज़रूर देखिएगा और इस डिबेट में हमारे क्षेत्र के तमाम मुद्दों को और विषय को हम प्रमुखता के साथ रखेंगे और जो प्रतिनिधि हैं इन पार्टियों के, उनसे भी जानेंगे, उनके विचार जानेंगे, उनकी पार्टी लाइन को और स्थानीय नेताओं की जो समझ है उन मुद्दों के ऊपर, उसका हम अवलोकन करेंगे। दोस्तों, आप भी उसमें लाइव कोई भी सवाल ले सकते हैं। वो लाइव डिबेट होगी कल जो हमारे स्टूडियो में होगी, तो आप भी उसमें अपना सवाल जो है हमें भेज सकते हैं। उस सवाल को भी हम प्रयास करेंगे उन प्रतिनिधियों से पूछ सकें। और इसके अलावा दोस्तों, आज की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं तो टिकटों की टेंशन है अभी भी कांग्रेस और भाजपा सभी की बनी हुई है। और जो आम आदमी पार्टी जो करीब करीब 20 दिन पहले कह रही थी कि सबसे पहले हम टिकटों की सूची जारी करेंगे, अब आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस और भाजपा की राह पर अग्रसर हो चली है और वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड हो गई है कि इन कांग्रेस और भाजपा वालों की सूची जारी हो जाए और जहां जहां टिकटें दे दी और वहां उनके कौन बागी है उनको टिकट दी जाए। तो इस मौके की ताक में और फायदा उठाने के लिए आम आदमी पार्टी की सूची अब पहले कतई नहीं आने वाली है। और कमोबस मैं आपको दोस्तों बता दूं, क्योंकि अब हम शुरुआत कर चुके हैं इसकी बुलेटिन की, तो सबसे पहले मैं यही बता दूं कि कांग्रेस और भाजपा की सूची कब आएगी और क्यों लेट हो गई है। और ये सूची संभवतः 15 अक्टूबर के बाद में आने वाली है। और लेट इसलिए हो रही है कि दोनों ही पार्टियां अब उस मंशा पर है कि पहले कौन अपनी सूची जारी करे, ताकि कहीं कुछ सीटों पर जो गैरजाट जाट हो या अन्य कोई फैक्टर हो, कोई नेताओं का कोई इश्यू हो, कोई मुद्दों का इश्यू हो, कहीं कोई कैंडिडेट का बागीपन हो या कोई और विषय हो, इन तमाम विषयों में जिन सीटों पर पेच फंसे हैं और जो पार्टियां उनमें से क्या चूज करती है, किसको उम्मीदवार बनाती है और अपनी रणनीति है वो उसका पत्ता किस प्रकार से खोलती है, उसको देखकर दूसरी पार्टी भी अपने पत्ते खोलना चाहती है ताकि उनको उस विधानसभा में फायदा मिल सके। और कमोबस इसी कारण भाजपा की सूची भी लेट हो रही है और कांग्रेस की भी सूची अभी तक नहीं आई है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, पहले भी हमने आपको समाचार में बुलेटिन में बताया था कि अगर सूची लेट आएगी तो वो उसमें नाम ज़्यादा होंगे, 100 से अधिक नाम होंगे अगर भाजपा की सूची 15 अक्टूबर के बाद आती है। और एक और इसमें निकल कर आ रही है सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि पार्टी ये भी देखना चाहती है, मन टटोल रही है अभी भी मतदाताओं को। और 9 व 10 तारीख को जेपी नड्डा का राजस्थान का सघन दौरा है, उसमें वो चाहते हैं कि हम जनता की जो मंशा है वो हमारे सामने आए, जनता का मन टंटोले, ताकि कुछ सीटों पर अगर वो गलतियां कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये सीटें हार सकती है तो उनमें वो कुछ चेंजिंग कर सके। तो इस प्रकार की बातें भी खुलकर सामने आ रही है। देखने वाली बात है कि ये सूचियां कब आएगी, लेकिन नेताओं की टेंशन बरकरार है। जब तक ये सूची नहीं आएगी तब तक नेताओं का चुनावी अभियान जो है वो जोर नहीं पकड़ने वाला है और उनका मन जनता के बीच में नहीं लगने वाला है, उनको चैन से नींद भी नहीं आने वाली है और उनका मन पार्टी दफ्तरों में भी नहीं लगने वाला है। और वो दौड़ धूप कर रहे हैं जयपुर और दिल्ली की। तो इस दौड़ धूप में वो क्या प्राप्त करेंगे, क्या अपने पक्ष में वो बड़े नेताओं का जो उनके संपर्क है उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं और टिकट में उनको कोई फ़ायदा मिले। तो तमाम नेता जो है वो इधर उधर दौड़ धूप कर रहे हैं। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति जब जगदीप धनखड़ कल गोगामेडी आए थे, गोगामेडी में दर्शन किए, उसके बाद में सूरतगढ़ में भी एक सेंट्रल स्टेट फार्म का दौरा किया, जोधपुर में भी क्षेत्र का अनुसंधान का दौरा किया। लगभग ताबड़तोड़ दौरे यहाँ उपराष्ट्रपति के भी चल रही है, लेकिन वो सरकारी कार्यक्रम में एक प्रकार से वो कोई जनता को संबोधित नहीं कर रहे हैं। और गोगामेडी में जब वो आए तो दर्शन किया गोगा जी महाराज का,
और पूजा अर्चना की, विधिवत रूप से पूजा पाठ करते हुए भी वो दिखाई दिए। और इस अवसर पर हमारे क्षेत्र के मात्र 2 ही नेता उनके साथ दिखाई दिए, जो कि दोनों ही उनके क्लोज रिश्तेदार हैं, राहुल कसवा सांसद चूरू और संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा विधायक। तो ये 2 ही नेता गोगामेडी में दोस्तों दिखाई दिए। इसके क्या मायने हैं, अलग अलग चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और बहुत से लोग तो मानकर चल रहे हैं कि जिनका रिश्तेदार उपराष्ट्रपति जैसा हो तो ये तो इनको टिकट दिला ही सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ संजीव बेनीवाल की, और ये चर्चा आम है भादरा में। लेकिन देखते हैं किसका नाम आएगा, कौन सूची में होगा। लेकिन चर्चाओं का बाजार है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिसको भी टिकट मिले पार्टी उस जिताऊ को टिकट देना चाहेगी जो यहाँ विधानसभा में जीत दर्ज करने में सक्षम हो। तो इसके अलावा बात करें दोस्तों, जल्दी से मैं आपको खबरें बताऊं क्षेत्र के अन्य, तो एसपी सुधीर चौधरी हो या फिर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार हो, भादरा का सीमावर्ती क्षेत्र जो है हरियाणा का, उसका सघन दौरा किया, निरीक्षण किया और मायना किया। सेरडा में भी गए, वो आसपास गए और उसके बाद में एक बैठक भी की और दिशा निर्देश भी दिए उचित, क्योंकि चुनाव का समय है, ये भी एक रीज़न रहा। और दूसरा, अभी 2-3 दिन पहले ही आपने देखा 90 क्विंटल 70 किलो 321 नग चंदन की लकड़ियां भादरा में पकड़ी गई। चंदन का तस्कर इतना बड़ा भादरा में पकड़ा गया दोस्तों। इनकी अनुमानित जो आय निकाली गई है, कीमत उनकी जो निकाली गई है वो 10 करोड़ से अधिक निकाली गई थी। तो ऐसे ऐसे अपराध क्षेत्र में हो रहे हैं। सीमावर्ती एरिया है, सीमावर्ती एरिया में भी ही ये पकड़ी गई थी। एक फार्म हाउस था, जगदीश फार्म हाउस, जिसके बंद कमरे में तूड़ी में दबाकर ये लकड़ियां चंदन की जो है छुपा कर रखी गई थी। और दीपक खाती बताया जा रहा है कि ट्रक में छुपाकर ये लकड़ियां एक एक दो दो करके लाया करते थे। और 4-5 लोग और भी इसमें शामिल है। बीबीपुर की रोई में ये फार्म हाउस था जिस पर पुलिस को इतला थी। और बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस कहीं अवैध शराब के सूचना पर गई थी, लेकिन यहाँ ये चीज़ें उनको मिली। और चीन व जापान के तस्करों से इनके तार भी जुड़े होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो मैं आपको विस्तार से ही बता देता हूँ इसकी खबर। मुख्य आरोपी सतवीर पुत्र देवीलाल जाट सागड़ा को गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे पूछताछ अभी जारी है। कर्नाटक के जंगलों से चुराकर ये चंदन की लकड़ियाँ जो है वो लाई जा रही थी। तो अभी इसकी जांच जारी है और अभी इसका लेबोरेटरी में टेस्ट भी होगा दोस्तों। तो लेबोरेटरी में भी इसका सैंपल भेजा जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ जिला कलेक्टर और एसपी महोदय की। उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं क्षेत्र की पुलिस को कि वो सघनता के साथ हरियाणा से आने वाले तमाम वाहनों की चेकिंग करे और ऐसे संदिग्ध लोगों को चिन्हित करे और उन पर कार्रवाई भी करे और किसी को भी बगैर चेकिंग के ना जाने दे और ध्यान रखे, पूरी चौकसी रखे। इसी को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा अगर बात करें अन्य खबरों की, तो गोरख टीला में जो चोरी हुई थी 40-50 लाख की गल्ले से जो चढ़ावा आता है उसकी जो चोरी हुई थी, उसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम कृष्ण कुमार जो कि बिहार के मधुबन के हैं, विक्रम मेघवाल उज्जवलवास का है, जबकि एक नाम और है गौरव जाटव जो कि शहादतपुर दिल्ली का रहने वाला है। इनसे पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की, तो भिराणी में जो दर्शनार्थी किसान हैं उन्होंने आज एक बार फिर विधायक बलवान पूनिया को काले झंडे दिखाए और विधायक बलवान पूनिया शिलान्यास करने के लिए पास ही धरना स्थल पर आए हुए थे। उनकी गाड़ी जब वहां से गुजरने लगी तो उन्होंने किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी और काले झंडे दिखाए। लेकिन वो वीडियो हमारे भी चैनल पर आप देख सकते हैं, उसमें विधायक महोदय द्वारा माला किसानों पर फेंकते हुए दिखाया गया है। हम इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन ये वीडियो भादरा क्षेत्र में ज़बरदस्त वायरल हो रहा है और लोग इसे किसानों का अपमान भी बता रहे हैं जो कि विधायक द्वारा किया गया है। इस प्रकार की सोशल मीडिया में खबरें भी चल रही है। इसकी क्या हकीकत है और क्या इसके मायने हैं दोस्तों, ये तो आप इसका भली भांति आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा आज
जो समाचार आप देख रहे हैं इसके तुरंत बाद कहिए 8 बजे एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है भादरा में जो कि आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी कहें महंत रूपनाथ, जो कि गत विधानसभा में बसपा की टिकट से चुनाव लड़े थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान किया जाएगा, क्या घोषणा की जाएगी, क्या वो प्रमुख विषय रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम भी उसमें शिरकत करेंगे, जाएंगे और आपको लाइव उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका ब्रॉडकास्ट आपको दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की तो भादरा के पुलिस थाना के सीआई रणवीर साई का प्रमोशन हो चुका है, वो डिप्टी बन चुके हैं और काफ़ी दिनों से ये खबर आ रही थी कि पुलिस थाना भादरा में अब नए सीआई की तैनाती की जाएगी। तो अब उनके स्थान पर संभवतः हमारे सूत्रों की अगर जानकारी एग्जैक्ट है तो सतपाल बिश्नोई को भादरा के पुलिस थाना में सीआई के रूप में तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की तो राजकीय उच्च जिला अस्पताल में आज विधायक बलवान पूनिया ने ताबड़तोड़ शिलान्यास कार्यक्रम किए। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 8 उप स्वास्थ्य केंद्रों की शिलाओं के पट्टों का जो है आज शिलान्यास किया एक साथ ही एक ही जगह। और जो 29 करोड़ की लागत से नया भवन निर्माण हुआ है अस्पताल में उसका भी शिलान्यास किया, बनने वाला है उसका भी शिलान्यास किया गया। और 8 उप स्वास्थ्य केंद्र कौन सी है, एक इसमें पीएचसी भी है, पीएचसी डुंगराना है, उसका भी शिलान्यास आज किया गया। और जो 8 उप स्वास्थ्य केंद्र है उनमें डूंगर सिंहपुरा, बीबीपुर और किराड़ा छोटा, मैलिया, रामसरा, इसके अलावा मुंदड़िया छोटा और पचार वाली के अलावा चक बोजासर भी शामिल है। और ताबड़तोड़ लगातार शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम करने में व्यस्त है विधायक बलवान पूनिया। और क्यों ना हो, क्योंकि आज 8 अक्टूबर हो चुकी है और कल 9 अक्टूबर को लग सकती है आचार संहिता। राजस्थान में जो चुनाव है 2023 में दिसंबर महीने में संभावित पहले या दूसरे हफ्ते में, क्योंकि पूरा चुनावी कार्यक्रम ही कल जारी हो सकता है ऐसी सूचना हमारे पास है। और 2 दिन पहले चुनाव आयोग की इसको लेकर एक बैठक भी हुई, पूरा खाका तैयार किया गया, हर विषय पर अब व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि प्रमुख इन राज्यों का जो चुनाव होगा उसके लिए कार्यक्रम कल आने वाला है। तो आचार संहिता क्या है दोस्तों, किस प्रकार लगती है, किस प्रकार के दिशा निर्देश अब तक दिए गए हैं। आचार संहिता से पहले भी कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे जिनमें सरकारी वेबसाइटों से एक प्रकार से संबंधित विभागों में मंत्रियों नेताओं की फोटो हटेंगी और उनके सरकारी भवनों में विज्ञापन, फोटो, संदेश आदि के जो प्रदर्शन किए गए हैं वो सारे के सारे पोस्टर, बैनर, संदेश, मैसेज जो है वो अब हट चुके हैं या हटा दिए जाएंगे, उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा। इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए गए चुनाव आयोग द्वारा। और इसके अलावा जैसे कोई एम्बुलेंस है, कोई वाहन है, कोई पानी टैंकर है, आदि आदि अनेकों वाहन है, उन पर भी जो चुनाव प्रचार एक प्रकार से सरकार द्वारा, विधायकों द्वारा, किसी नेताओं के द्वारा जो प्रचार प्रसार किए गए वो तमाम के तमाम अब हटा दिए जाएंगे। और इसके अलावा जैसे एमपी एमएलए लैंड के तहत दिए जाने वाले जो कार्ड है वो बिजली के हो, अन्य बिल हो, किसी भी योजना के तहत खाद्य पैकेट हो, किसी तरह की अन्य वस्तुओं के ऊपर जो कोई प्रचार प्रसार किया गया है पैकेट के ऊपर, इस तरह की वस्तुओं के ऊपर प्रचार प्रसार तमाम हट जाएंगे, उन पर रोक लग जाएगी। इसके अलावा राजकोष या लोक निधि के जो खर्च है पर विज्ञापन प्रचार प्रसार किया जाता है, अब तक किया जाता रहा है, वो सारे के सारे अब बंद हो जाएंगे, वो हट जाएंगे, वो अब नहीं होंगे। और किसी प्रकार के कोई शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम अब आगे आचार संहिता के बाद नहीं लगेंगे। तो आचार संहिता कब, इसका मायने क्या है, ये क्या चीज़ है दोस्तों। 5 मूलभूत सिद्धांतों को ही आचार संहिता कहते हैं, जैसे सत्य, निष्ठा, निष्पक्षता, गोपनीयता और उचित देखभाल, और इसके अलावा व्यावसायिक क्षमता। इन 5 तत्वों से एक प्रकार से मूलभूत सिद्धांत हम इसको मान सकते हैं, जिसको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं, जिसको आचार संहिता या आदर्श चुनाव आचार संहिता कहते हैं।
और राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए ये एक प्रकार से उचित दिशा निर्देश भी होता है। नियमावली हम इसको मान सकते हैं, जो कि मुख्य रूप से अगर मैं पॉइंट आपको बताऊं तो सरकार के द्वारा लोक लुभावनी घोषणा अब इसके बाद नहीं होगी, और चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किसी प्रकार से नहीं हो सकेगा, और दल व प्रत्याशी द्वारा जाति धर्म के प्रति जो अणगल बयान आदि जो मतभेद या इस प्रकार की घृणा फैलाने का कार्य किया जाता है वो अब कानून के दायरे में होगा, उनके ऊपर अब कार्रवाई हो जाएगी अगर इस प्रकार से वो कोई किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार प्रसार करते हैं तो। और चुनाव के दौरान धनबल बाहुबल का प्रयोग अब नहीं किया जा सकता आचार संहिता के बाद में। ये एक अलग सवाल है कि किया जाता है या नहीं किया जाता है, और किया जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, कितनी कार्रवाई होती है। आपने देखा होगा भादरा नगर पालिका के चुनाव में किस प्रकार धनबल का जमकर उपयोग किया जाता है, और इस बार तो इस विधानसभा चुनाव में भी वोट खरीदने की बात की जा रही है, और ये भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि 20,000 वोट कोई शख्स धना सेठ किसी प्रत्याशी के लिए खरीद सकते हैं। हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते, लेकिन इस प्रकार की चर्चाएं आम है, और इस प्रकार की चर्चाओं को बल मिलता है दोस्तों जब तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म होता है। तो अभी हम इसको अफवाह की श्रेणी में लेते हैं, आप इसको जो है गंभीरता के साथ लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चाएं भादरा क्षेत्र में हैं ऐसा हम आपको बताना भी उचित समझते हैं। इसके अलावा बात करें, बिना अनुमति किसी के घर या दीवार पर कोई पोस्टर आचार संहिता के दौरान नहीं लगाया जा सकता, और कोई भी शिलान्यास या घोषणा नई आप नहीं कर सकते। तो इसके अलावा अगर बात करें गाड़ी वाहनों पर आदि, क्या हम सारे के सारे उम्मीदवार जो है वो इस खबर को देख सकते हैं, और वो इसके ऊपर ध्यान भी दे सकते हैं कि आचार संहिता जब कल लग जाएगी तो क्या इसमें आपको सावधानियां रखनी है, और स्कूटर बाइक आदि के लिए क्या नियम है। तो एक अर्थात 1.5 फीट का झंडा आप अपनी जो है दुपहिया वाहनों पर लगा सकते हैं, मात्र 1.5 फीट का झंडा, ये साइज इसके लिए निर्धारित है। और अगर हम बात करें 1 या 2 स्टिकर भी अपने वाहनों पर लगाया जा सकता है, और 3 पहिया वाहनों के लिए 4 पहिया वाहनों के लिए क्या नियम बने हुए हैं। तो 3 गुणा 2 फीट 3 बाई 2 फीट का आकार का झंडा आप 3 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन पर लगा सकते हैं। 1 या 2 स्टिकर इस पर भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा 1 से अधिक पार्टी का जो गठबंधन होता है, सीटों का अगर बंटवारा हो जाए किसी 1 से अधिक पार्टियों के साथ, जैसे माकपा का कांग्रेस के साथ चल रहा है, जसपा का भाजपा के साथ चल रहा है, आदि आदि, इस प्रकार से अगर कोई गठबंधन होता है और उसका कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो वो उसके लिए थोड़ा सा अलग कंडीशन होती है। उसके लिए होती है प्रत्येक पार्टी का वो झंडा लगा सकता है, अर्थात 2 पार्टियों का अगर गठजोड़ है तो वो 2 झंडे लगा सकता है एक वाहन पर भी। तो ये भी इसमें है, और स्टिकर भी उनसे संबंधित लगा सकता है। कोई पोस्टर पंपलेट में प्रेस का नाम पता होना अति आवश्यक है, ये आप ध्यान जरूर रखिएगा। आप कोई राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, प्रत्याशी है, और पंपलेट आप छपा रहे हैं तो उसके ऊपर उस प्रेस का नाम भी होना अति आवश्यक है, ताकि अगर उस पंपलेट में ऐसा कुछ कोई आपत्तिजनक है तो इसके ऊपर उसकी जांच की जा सके और उसके ऊपर कार्रवाई निर्धारित हो। इसके अलावा धार्मिक स्थान, स्कूल, अस्पताल से 200 मीटर की दूरी पर ही पार्टी का कोई कार्यालय खोला जा सकता है। 200 मीटर की दूरी इन स्थानों से, धार्मिक स्थानों से, स्कूल से, अस्पताल से बहुत जरूरी है। आचार संहिता में ये भी अति आवश्यक है। और इसके अलावा कार्यालय के ऊपर जो बैनर लगता है, अमूमन आपने देखा होगा, वो किस साइज का होगा? 4 गुणा 8 फीट का हो सकता है, 4 बाई 8 का वो फीट का वो आपका पोस्टर बैनर हो सकता है जो कार्यालय पर आप लगाएं। और रात्रि को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, रात्रि को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। और ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, चुनाव आयोग की ये नियमावली भी है। इसका ध्यान प्रत्येक उम्मीदवार को, कैंडिडेट को रखना अति आवश्यक है, अन्यथा उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
और मतदान केंद्र की अगर बात करें, जहां मतदान केंद्र है वहां से दूरी क्या होनी चाहिए, कोई प्रचार प्रसार या आप कोई जैसे मतदान हो रहा है तो आप टेबल रखकर आप अपना कार्यालय वहां बनाते हैं, तो वो कितनी दूरी पर होना चाहिए, उसके लिए 100 मीटर की दूरी अति आवश्यक है। तो ये निर्धारित मापदंड है चुनाव आयोग के। इसका सारे मापदंडों का उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को पालन करना होता है और यही आचार संहिता है दोस्तों। तो इस आचार संहिता से इसका उद्देश्य सरकार का यही है, निष्पक्ष, जैसा मैंने 5 वो मूलभूत सिद्धांत आपको बताए, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गोपनीयता, व्यावसायिक क्षमता, उचित देखभाल। निष्पक्षता के साथ जो आम नागरिक है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और बगैर डर झिझक के वो अपना मत जो है वो किसी भी अपने मनपसंद उम्मीदवार को दे सकता है, उसको डराया धमकाया नहीं जा सकता। ये भी इसी के दायरे में है और इसी के लिए जो पीछे की सरकारी तंत्र जो होता है पीछे का, वो निष्प्रभाव हो जाता है, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। पुलिस पर, प्रशासन पर वो एकदम निष्पक्ष हो जाते हैं। चुनाव आयोग के हाथ में सारी बागडोर आ जाती है। कहीं ना कहीं राज्यपाल की शक्तियां यहां बढ़ जाती हैं, मुख्यमंत्री की शक्तियां यहां क्षीण हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी नया आदेश, नई घोषणा जारी वो नहीं कर सकते। तो ये होती है आचार संहिता। तो आचार संहिता कल दोस्तों लगने वाली है, इसके बाबत हमने आपको बता दिया और पहले से ही ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगेगी और लगभग छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उन प्रदेशों में भी 9 अक्टूबर को कल ही आचार संहिता लगने की खबरें आ रही हैं। तो कल आचार संहिता लगने वाली है। टिकटों की हमने बताया कि 15 अक्टूबर के बाद ही आ सकती है, आचार संहिता लगने के बाद ही आएगी। एक दूसरे की जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे को देख रही है कि कौन पहल करता है ताकि उसको कुछ तो फायदा मिले। तो इसी कसमकस के दौरान जो है टिकटें जारी पार्टियां नहीं कर रही। और आज 8 अक्टूबर को क्या विशेष दिवस है ये बताने से पहले एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा कल के लिए दोस्तों हमारे साफ संदेश भारत के स्टूडियो में, जो कि हमारा और आपका है, और वहां से आप हर जन की खबरें जो है और हर एक उस शख्स की, पीड़ित की खबरें हम सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसमें एक डिबेट रखी गई है कल 1 बजे और हमारी ये सोशल चैनल बनाने के बाद में दोस्तों पहली डिबेट होगी। तो इसमें 3 प्रतिनिधि होंगे, कांग्रेस का प्रतिनिधि होगा, माकपा का प्रतिनिधि होगा और भाजपा का प्रतिनिधि होगा और वो अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से बातें रखेंगे। एक प्रकार से वो अघोषित प्रवक्ता भी हम मान सकते हैं और वो हमने चुने हैं, किसी पर नेता का टैग नहीं है, ऐसे लोगों को चुना है जिन पर किसी नेता का टैग नहीं है। हाँ, माकपा को यहाँ छोड़ा गया, वो इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि माकपा का यहाँ एकमात्र बलवान पुनियाई सर्वे नेता है। जैसे भाजपा कांग्रेस है, अनेक उनके दावेदार है। जैसे कांग्रेस के 31 से अधिक दावेदारों ने आवेदन किया है टिकट के लिए और भाजपा के लिए भी 5 से अधिक आवेदन गए हैं। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो माकपा की अभी कोई सूचना नहीं है और माकपा की तरफ से बलवान पुनियाई एक उम्मीदवार है, तो उनका एक प्रतिनिधि हम मान सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और भाजपा का ऐसा निष्पक्ष प्रतिनिधि हम कल आपके सामने लेकर आएंगे और कांग्रेस का भी ऐसा निष्पक्ष प्रतिनिधि जो कांग्रेसी हो, न कि किसी का समर्थक हो। तो ये डिबेट निश्चित रूप से शानदार, जानदार और क्षेत्रीय मुद्दों से भरपूर और क्षेत्र के चुनावों को ध्यान में रखकर भी आपके सारे सवाल उसमें होंगे और आप लाइव उसमें सवाल भी उठा सकते हैं। तो वो सवाल हम पूछने का प्रयास भी करेंगे उन प्रतिनिधियों से। आज के लिए इतना ही। 8 अक्टूबर को आज क्या विशेष दिवस है? आज भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1932 को आज सहायक वायुसेना के एक खेमे की स्थापना की गई थी, एक अंग की स्थापना की गई थी। आज 1936 को मुंशी प्रेमचंद, जिनको बेहतरीन कथाकार भी कहा जाता है और उपन्यासकार भी माना जाता है भारत का, उनका निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से आज पूरे देश भर में मनाई जा रही है। 1979
1979 को आज के दिन महानायक जयप्रकाश जयनारायण का भी निधन हुआ था। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता के रूप में इनको जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों में उनका नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता है। उनकी पुण्यतिथि भी धूमधाम से आज मनाई जा रही है। और आज के दिन 1990 में कमलापति त्रिपाठी, ये महान लेखक, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी रही है, उनका भी आज ही के दिन निधन हुआ था। तो महान हस्तियों की आज पुण्यतिथियां थी, वो धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। आज रविवार है, अधिकांश मंडियों में भाव नहीं होते, लेकिन मौसम का मिजाज आपको बताए तो 8 अक्टूबर को आज 33 से 36 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवाएं चली और लगभग 30 से 40% आसमान में बादल भी छाए रहे थे। और कल 9 अक्टूबर को 29 से 35 डिग्री टेम्परेचर, 37 से 39 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम के रूप में रहेगा और 33 से 37 डिग्री टेम्परेचर देर शाम को रहेगा। 18 से 29 किलोमीटर की रफ्तार तक हवा भी चलेगी, तो हवा तेज चलेगी। और इसके अलावा रात्रि को भी 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर 12 बजे तक रहेगा। कल 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से कुछ हवाएं कल कम होगी रात्रि को और लगभग 40% बादल आसमान में छाए रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।